हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 और जिसका टाइटल है सेकेंडरी एक्टिविटीज। देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की थी, क्योंकि देखिए प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि एनवायरमेंट और नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम लोग वो सारी चीजें करते हैं जहां पे हम लोग हर चीज के लिए नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे आपका फूड हो, शेल्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, जो मर्जी हो। जहां पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया था, पास्टोरल एक्टिविटीज के बारे में बात किया था, हंटिंग के बारे में बात किया था, गैदरिंग के बारे में बात किया था, तो वो सब आपकी माइनिंग के बारे में भी बात किया था, वो सब आपकी हो जाती है प्राइमरी एक्टिविटी जो कि नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। आज इस यूनिट में हम लोग करने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी के बाद वाला जो एडवांस लेवल होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। इससे पहले ही हम लोगों को पता है कि सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब होता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग। क्या मतलब होता है? मैन्युफैक्चरिंग। तो और मैन्युफैक्चरिंग कई तरीके की हो सकती है, स्मॉल स्केल हो सकती है, लार्ज स्केल हो सकती है, मीडियम स्केल होती है। पिछली एनसीईआरटीज में हम इसके बारे में अच्छी खासी चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उसको हम लोग एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहता है कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। देखिए, जो क्वाटनरी एक्टिविटीज होती हैं वो टर्शरी एक्टिविटीज का ही पार्ट होती है, क्योंकि टर्शरी एक्टिविटी आपकी सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं, क्वाटनरी जो सेक्टर होता है इसको भी सर्विस सेक्टर बोलते हैं, तो इसी का एक सबसेट होता है। कहता है इट रिवॉल्व अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। देखिए, जंगल में जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपको जीव जंतु दिखाई देते हैं आपके पास, सभी के सभी सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। अगर एक टाइगर अपना शिकार कर रहा है तो वो भी सर्वाइवल करने के लिए कर रहा है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसको खाना जरूरी है। एक ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगल में रहती है वो भी सर्वाइवल के लिए ही काम कर रहे हैं, चाहे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हों, चाहे वो जंगल से जो है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट कर रहे हों। हम लोग जो काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, हम भी लोग सर्वाइवल के लिए करते हैं। तो हर चीज ना सर्वाइवल के लिए ही हो रही है। तो चाहे आपका प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, जो मर्जी सेक्टर हो, इसके कोर में क्या होता है? कोर में होता है सर्वाइवल। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, माइनिंग करते थे, नोमैडिक जो हर्डिंग करते थे, वो सब सर्वाइवल के लिए ही होता था। उसी तरह की चीजें जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखिए, एग्जाम्पल से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पे आलू का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो। अब किसान ने आलू प्रोड्यूस किया, ठीक है, थ्रू एग्रीकल्चर ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के बाद ही किया। सो दिस इज योर प्राइमरी सेक्टर। अब देखिए, आप इस आलू को डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हो, सब्जी बनाइए, इसको खाइए, राइट। तो वो प्राइमरी एक्टिविटी हम लोगों ने उसको यूज किया। लेकिन इस आलू से आप क्या कर सकते हो? इस आलू को फैक्ट्री में लेके जा सकते हो, और फैक्ट्री में जाओगे, वहां पे मशीन होगी, प्रोसेस होती है, राइट। और उस फैक्ट्री में जाके आप उसको क्या बना सकते हो? चिप्स बना सकते हो, चिप्स। तो ये जो चिप्स है ना, आपने इसको मैन्युफैक्चर किया है। आलू जो आपने प्राइमरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट था, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया फैक्ट्री के अंदर, वहां पे जाके आपने उसके अंदर प्रोसेस किया, उसके अंदर वैल्यू ऐड किया, वैल्यू ऐड करने के बाद आपने उसका चिप्स बनाया। तो ये जो वैल्यू एडिशन होता है ना, जहां से हम लोग रॉ मटेरियल को लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी तो एग्रीकल्चर हो चुका ना, उसके बाद आती है सेकंड यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी, विच इज प्रोसेसिंग, विच इज कंस्ट्रक्शन, विच इज मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अब देखिए, मान लो 1 किलो आलू जो है आपने किसान से लिया, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी। अब इसकी जो कीमत है वो है 20 रुपए पर केजी, राइट। अब उसी 1 किलो आलू से आपने 4 चिप्स के पैकेट बनाए, ओनली 4 पैकेट्स, और हर पैकेट की कीमत है 30 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 120 रुपीज। तो आपने वैल्यू ऐड किया ना, खरीदा आपने कितने का था? ओनली 20 रुपीज। प्रोड्यूस आपने कितना कर दिया फैक्ट्री के अंदर? इसको 120 रुपीज। तो इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। जब आप रॉ मटेरियल को लेते हो सस्ते दाम पे, फैक्ट्री के अंदर जाते हो, उसको वैल्यू ऐड करते हो, उसके नेचर को चेंज करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हो, और उसको ट्रांसफॉर्म करते हो इन सम अदर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड योर सेकेंडरी एक्टिविटी, जहां पे वैल्यू एडिशन होता है। कहता है सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐड वैल्यू, ऐड वैल्यू,
जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा, टू नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हम लोगों ने आलू की बात की, आलू एक नेचुरल प्रोडक्ट है ना, जो नेचर से प्रोड्यूस हो रहा है। बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल, उसको हम लोगों ने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, मतलब चिप्स की हम लोगों ने यहां पे बात किया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी एक्टिविटी। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। आयरन ओर, आयरन ओर एक नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर के अंदर पाया जाता है। आपने माइनिंग किया, माइन इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। आयरन ओर को आप फैक्ट्री में लेके गए, किसी इंडस्ट्री में लेके गए, वहां पे आयरन ओर्स में जो इंप्योरिटी थी उसको अलग से कर दिया, उसके अंदर जो आयरन था उसको अलग से निकाल दिया। तो आयरन ओर से जब हम लोग आयरन को प्रोड्यूस करते हैं, आयरन ओर से जब हम आयरन को प्रोड्यूस करते हैं, उससे स्टील प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि उसकी हम लोगों ने वैल्यू ऐड किया है। इंप्योरिटीज को निकाला, प्योरिटीज को रखा। दिस इज द कॉल योर सेकेंडरी एक्टिविटी, जहां पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन सम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। कॉटन इन द बॉल हैज लिमिटेड यूज बट आफ्टर इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू यार्न। अब जो कॉटन होता है, रुई की बेसिकली बात करते हो, तो आप जो खेत से कॉटन को चुनते हो, उसको अलग करते हो, तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। हाँ, हो सकता है रजाई वगैरह बना सकते हो, लेकिन रजाई अगर बनाते हो उसका यूज करके, तो वहां पे भी आप उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हो। लेकिन जब आप उस कॉटन से धागा बनाते हो, गांधी जी चरखा काटते थे ना, उससे धागा बनाते थे, धागे से फिर बाद में आप कपड़ा बनाते हो, उसको बुन के, है ना, स्मिटिंग करते हो और वो सब चीजें करते हो। तो कॉटन एज इन द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप उसी कॉटन को आप धागे में कन्वर्ट करते हो, उस धागे को जब आप किसी फैब्रिक में कन्वर्ट करते हो, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। दिस इज हाउ सेकेंडरी एक्टिविटी वर्क्स। बहुत शानदार एग्जांपल दिया है। आयरन ओर का एग्जांपल इसने पहले ही दे दिया है ना, उसमें उसको हम लोग स्टील में कन्वर्ट करते हैं या आयरन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल। द सेम इज ट्रू ऑलमोस्ट फॉर द मटेरियल फ्रॉम द फार्म, फॉरेस्ट, माइन वगैरह, जहां से भी आप, मतलब प्रोडक्ट आप जहां मर्जी से लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो। सेकेंडरी एक्टिविटीज देयरफॉर आर कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम लोगों ने आलू से चिप्स बनाया। प्रोसेसिंग, जैसे हम लोगों ने कॉटन से धागा बनाया, इट्स अ प्रोसेस। एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, मिट्टी से आपने ईंटें बनाई, उस ईंटों से आपने बिल्डिंग बनाया, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। दिस इज हाउ वी ऐड वैल्यू टू आवर रॉ मटेरियल्स। दिस इज कॉल्ड योर सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कोई एक प्रोसेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली कई सारी प्रोसेसेस का मिक्सचर होता है, और मैन्युफैक्चरिंग कई तरीके की हो सकती है। जैसे कहता है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल अरे मतलब वैरायटी आप कह सकते हो, ठीक है, फुल वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हैंडीक्राफ्ट टू द मोल्डिंग आयरन एंड स्टील। मतलब कहने का यह है कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत छोटी से छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। जैसे आप प्लास्टिक के खिलौने बनाते हो, छोटी सी प्रोसेस होती है। आप कंप्यूटर कंपोनेंट्स बनाते हो, ये बड़ी प्रोसेस होती है। आप स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह बनाते हो, ये भी बड़ी प्रोसेस होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। कहता है, इन ईच ऑफ दिस प्रोसेस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। अब देखिए, आप कंप्यूटर चिप्स बना रहे हो, आप सैटेलाइट बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, चिप्स बना रहे हो, है ना, जो मर्जी बना रहे हो, लेकिन सभी के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, सभी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ पावर, सभी को बनाने के लिए बिजली चाहिए, पावर चाहिए। अब वो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी से भी आ सकती है, वो ह्यूमन जनरेटेड पावर भी हो सकती है, मैकेनिकल पावर जो अपने हाथ से आप जैसे चरखा जब हाथ से चलाते हैं, है ना, उसमें बिजली का यूज थोड़ी होता है, लेकिन पावर तो लग रही है, आपकी पावर लग रही है, उसमें ह्यूमन पावर लग रही है। मास प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग में, एक ही जैसे प्रोडक्ट का। जैसे कोई खिलौने की फैक्ट्री है, तो उसमें से हजारों लाखों खिलौने निकलते हैं और एक ही तरह के खिलौने निकलते हैं। तो उस खिलौने वाली फैक्ट्री में आप कार थोड़ी बनाओगे और कार वाली फैक्ट्री में खिलौने थोड़ी बनाओगे। तो जो कार, जहां पे कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे सिर्फ कार की मैन्युफैक्चरिंग होगी। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग, और वहां की जो लेबर होती है उसके पास भी स्पेशलाइज्ड स्किल होता है। अब कार की फैक्ट्री में जो काम करने वाला लेबरर है, वहां पे जो स्किल्ड लेबरर है, वो खिलौने थोड़ी बना पाएगा, उसके पास खिलौने बनाने की टेक्निक थोड़ी है, स्किल थोड़ी है। और जो खिलौने बनाता है उसके पास कार बनाने वाली स्किल नहीं है। तो ये कुछ कॉमन चीजें होती हैं सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।
ठीक है, मास प्रोडक्शन होता है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, एक ही जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है और जो वहां पे लेबर होती है वो भी स्पेशलाइज्ड होती है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ये बहुत एडवांस लेवल पे भी की जा सकती है, बहुत एडवांस लेवल पे जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें यूज की जाती हैं, और बहुत ही प्राइम मतलब एकदम बिल्कुल आप कह सकते हो कि प्रिमिटिव लेवल, जैसे पुराने तरीके में होती थी ना, आज से 500-700 साल पहले होती थी, वैसे भी की जा सकती है। दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, खासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसे जनरल तौर पे हम लोग बैकवर्ड कंट्रीज कहते हैं, हालांकि थर्ड वर्ल्ड का मतलब बैकवर्ड कंट्रीज नहीं होता है, वो एक अलग वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इकोनॉमी में जनरली हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री को बोलते हैं जो कि बैकवर्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे अफ्रीकन नेशंस है, साउथ अमेरिकन है, कुछ एशियन कंट्रीज हैं, है ना, ये थर्ड वर्ल्ड। इंडिया भी एक कोई भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, वो काफी प्रिमिटिव टाइप की होती हैं, बहुत कम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मशीन्स वगैरह का यूज किया जाता है, इसको हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्किल्स, मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, तो आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमरी सेक्टर से थोड़े से ज्यादा स्किल आपको सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर चाहिए, और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट स्किल आपको चाहिए वो चाहिए टर्शरी सेक्टर में, मतलब जिसे आप सर्विस सेक्टर भी कहते हो। हाईएस्ट लेवल के स्किल, थोड़े से मीडियम लेवल के स्किल, एंड कहा जाता है नो स्किल। हालांकि प्राइमरी सेक्टर में भी हल्का फुल्का स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उतनी ज्यादा ट्रेनिंग व्रेनिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो स्किल और मेथड के जो है कैसे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, देखिए पहली जो इन्होंने बात की है वो कही है क्राफ्ट की। क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जब देखिए, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मेरे गांव में जो है एक आदमी है, वो चमड़े की जूती बनाता है, चमड़े की जूतियां बनाता है। अब वो मास प्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है, जब आप उसे जूती खरीदने जाओगे, हो सकता है उसके पास रेडीमेड जूती ना हो, तो आप उसको ऑर्डर दे के आओगे। ठीक है, आप जब उसको ऑर्डर दे के आते हो, वो आपके लिए स्पेशल ऑर्डर पे बनाता है। ठीक है, और स्पेशल ऑर्डर पे बनाता है क्योंकि वो खुद लेबर करता है, खुद मेहनत करता है, मशीनों का यूज नहीं करता है, और वो लिमिटेड प्रोडक्ट ही बनाता है। मास लेवल पे हजारों लाखों जूतियां नहीं बना सकता वो, उसके लिए तो आपको फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक जो प्रोडक्शन होती है बहुत छोटे लेवल पे होती है, जो कि ऑर्डर देके बनाई जाती है, और क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है। इसीलिए हाथों के बने हुए प्रोडक्ट महंगे होते हैं, मशीनों के प्रोडक्ट जो बने हुए होते हैं वो सस्ते होते हैं। रोल्स रॉयस इतनी महंगी क्यों आती है? क्योंकि रोल्स रॉयस के अंदर जो ज्यादातर काम होता है वो ह्यूमन हैंड से होता है, जबकि जो दूसरी कार्स होती हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती होती है, क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन का यूज किया जाता है, रोबोटिक्स का यूज किया जाता है, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। और कई चीजें ऐसी होती है जहां पे हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं, आगे इसके मैं आपको पिक्चर वगैरह भी दिखाऊंगा, राइट। तो प्रोडक्शन जो है अलग अलग लेवल की हो सकती है, छोटे लेवल पे भी हो सकती है, बड़े लेवल पे भी हो सकती है। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए दोनों चीजों में क्या फर्क है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग जो एक्चुअली में वर्ड है ना, एक्चुअल में जो वर्ड है उसका नाम होता है टू मेक बाई हैंड्स। अगर आप इसके डिक्शनरी मीनिंग पे अगर जाओगे, इसका मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है टू मेक बाई हैंड्स, हाथों से बनाना। लेकिन क्या आपको लगता है सारी मैन्युफैक्चरिंग हाथों से होती है? नहीं होती है। देखिए समय के साथ साथ वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो पहले हम लोग यूज करते थे, लाइक 300-400 साल पहले, 1000 साल पहले, उस समय मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता था कि हाथों से चीजें बनाई जाती थी। आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हाथों से बनाई हुई चीजें और मशीनों के द्वारा फैक्ट्री में बनाई गई चीजें, दोनों का मतलब होता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ये कहना कि हाथों से बनाई जाती है, दैट इज नॉट गुड। तो हाथों से भी बनाई जा सकती है, मशीनों से भी बनाई जा सकती है, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल एक ही होता है कि आप रॉ मटेरियल को जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हो। इंडस्ट्री इज अ जियोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर द मैनेजमेंट सिस्टम। यह मतलब होता है इंडस्ट्री का। जैसे मान लो मैं घर पे जूता बनाता हूं, अपने लिए पहनने के लिए मैंने जूता बनाया, उसके लिए आपको कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके लिए आपको कोई एक ना खाता बनाने की जरूरत है, कोई आपको कंप्यूटिंग करने की जरूरत नहीं है कुछ, है ना, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे होता है। लेकिन जो एक्चुअल में इंडस्ट्री होती है
जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहां पे आपको अकाउंट्स का जो है हिसाब किताब रखना पड़ता है, क्योंकि आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना, उसको कहते हैं इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री कई तरह की हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, इंडस्ट्री का मतलब और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। एक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग अलग तरह की भी होती है इंडस्ट्री, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और टूरिज्म इंडस्ट्री में आप कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, आप सिर्फ सर्विस देते हो, सिर्फ सर्विस देते हो, ठीक है। तो इसे इंडस्ट्री तो कहा जाता है, लेकिन हम इसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। एंटरटेनमेंट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, यहां पे हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, यहां पे सिर्फ हम लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। दैट इज वाई दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड टर्शरी सेक्टर्स, दे आर टर्शरी इंडस्ट्रीज, नॉट द सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं, टर्शरी सेक्टर में हम लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों को इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन सेक्टर थोड़ा सा अलग है। बात करते हैं मैकेनाइजेशन की। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मशीन, क्योंकि ये वर्ड जो है वो मशीन से ही आया है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपको काम करना होता है उसके लिए हम लोग गैजेट्स का यूज करते हैं, रोबोट्स का यूज करते हैं, ऑटोमेशन का यूज करते हैं। ऑटोमेशन आप समझ गए होंगे। ऑटोमेशन का मतलब होता है जब कोई मशीन ऑटोमेटिकली काम करती है, ऑटोमेटिकली काम करती है। जैसे आप जैसे अगर मेरे पास पिक्चर है तो शायद मैं आपको दिखा भी सकता हूं, हाँ जैसे ये है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। ये एक कॉटन टेक्सटाइल का, जो मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री है, उस यूनिट का एक फोटोग्राफ है। आपको दूर दूर तक यहाँ पे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसानों की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सारा काम ये मशीनें कर देती हैं, हर चीज मशीन करती है। आपको सिर्फ उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, उसको पावर देनी है। आपका काम प्रोडक्शन नहीं है, आपका काम सिर्फ मेंटेनेंस है। इसे कहते हैं ऑटोमेशन, मतलब रोबोट। आपने उसके अंदर चाबी भरी और वो खुद ही काम करता रहेगा, रिपीटेड रिपीटेड, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसे कहते हैं ऑटोमेशन, जिसे कहते हैं मैकेनाइजेशन। बहुत एडवांस लेवल पे इस तरह की प्रोडक्शन की जाती है, जहां पे मशीनें खुद काम करती हैं और कई बार तो खुद सोचती भी हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। जैसे इनको कोई प्रोग्रामिंग आती है तो उसका जो एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से खुद चेंज हो जाता है और नया प्रोग्राम बना देता है। बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, तो जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी यूज की जाती है। फिर एक हमारे पास होता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ठीक है, जहां पे हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, उसको कहा जाता है। जहां पे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, साइंस का यूज करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। एडवांस लेवल की जो इनोवेशंस होती हैं उसके बारे में हम लोग, फार्मास्यूटिकल हो गया, राइट, उस तरह की चीजें हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है हायरार्की, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर के बारे में बात करते हैं। तो जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग तरह की मशीनें हम लोग यूज करते हैं, तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होता है। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड द लो कॉस्ट। हम लोग मशीनों का यूज क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको? मशीनों का यूज करने के हमारे पास कई सारे पर्पस होते हैं। पहला जो पर्पस होता है वो होता है लो कॉस्ट। देखिए, मशीनों को आपने बस एक बार फिट करना है, उसको खरीदने का खर्चा आता है। एक बार आपने उसको फिट कर दिया, खरीद लिया, उसके बाद वो सालों साल तक लगातार काम करती रहती है बिना रुके। ना तो वो चाय ब्रेक लेती है मशीन, ना ही सुट्टा ब्रेक लेती है, वो उसकी छुट्टियां भी आपको नहीं देनी पड़ती है ना, उसको इंश्योरेंस भी आपको नहीं देना पड़ता, आराम से काम करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। और जितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है उतना ही आपका प्रोडक्ट भी चीप होता है, सस्ता होता है, और जो ओनर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। अब जो लेबर्स होते हैं, जो पे इंसान काम करते हैं, उनको आपको छुट्टियां भी देनी पड़ती हैं, है ना, कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं तो अलग से प्रॉब्लम है। इंसान कई बार बीमार भी हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आता है, और इंसान 24 घंटे काम भी नहीं कर सकते।
तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम होती है। तो मशीनों को यूज करने के कई सारे पर्पस होते हैं, ठीक है, लेकिन मशीनों को इंस्टॉल करने में आपको बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कहते हैं कैपिटल। लोन वगैरह आपको लेना पड़ता है ना, बहुत पैसा खर्चा आता है। एक बार शुरुआत में तो आता ही है, ठीक है, बाद में तो एक बार इंस्टॉल करने में ज्यादा खर्चा आता नहीं है। तो बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैं घर पे जूती बनाता हूं अपने पर्पस के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए मैं जूतियां बनाता हूं, उसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ी मशीन को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जैसे मान लो टाटा की कोई फैक्ट्री है, जो कार जहां पे बनाई जाती हैं, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं, एक्चुअली वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, वहां पे टैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, हायरिंग वाला डिपार्टमेंट वहां पे अलग से होता है ना। दुनिया भर के बहुत बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है। तो ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, कि कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। वहां पे मैनेजमेंट भी होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे भी टीम लीडर्स होते हैं। टीम लीडर्स के नीचे जो है नॉर्मल वर्कर्स होते हैं, है ना, लेबरर्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीजें काम करती हैं, परमानेंट बेसिस पे चीजें काम करती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो कि इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट करती है। तो ये मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिंपल सी चीजें आपसे एग्जाम में यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये 5 चीजें आपने वहां पे बतानी है और इनको ही आपने इलैबोरेट करना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, देखिए हर चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज आप उठा लीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वही हाल आपके नेचुरल रिसोर्सेज का है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। वही हाल आपकी इंडस्ट्री का भी है। दुनिया में कुछ ऐसी खास जगह हैं जहां पे ज्यादा इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। कुछ खास जगह ऐसी हैं जहां पे सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है। कुछ खास जगह ऐसी हैं जहां पे एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दुनिया का टोटल लैंड एरिया का 10% से भी कम एरिया है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। और ये एरिया जो है अलग अलग जगह पे है। जैसे मान लो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि यूएसए का, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि यूएसए के अंदर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अमेरिका में 4 बड़े बड़े फार्म होते हैं जहां पे एग्रीकल्चर की जाती है, और 10 से 20 लोग वहां पे काम करते हैं। वहीं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, सेकेंडरी सेक्टर की बात करो, तो इतने एरिया में 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं, और जिसके अंदर हजारों लोग काम कर सकते हैं। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में उतने ही एरिया में 15 से 20 लोग काम करते हैं। उतने ही एरिया में 2000 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो आप समझ रहे हो, जो प्राइमरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका एरिया बड़ा होता है और लोग कम काम करते हैं। वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इसका एरिया छोटा होता है लेकिन लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं, वहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये भी लिख सकते हो डेफिनेटली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ना आप ऊपर वाले में ही इन्वॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री जो होती है, मान लो टाटा बिरला अंबानी है, इनका एकमात्र पर्पस क्या है? वैसे हर बिजनेस का एकमात्र पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। यही तो होता है ना, यही होता है। अब प्रॉफिट कैसे कमाया जाए? प्रॉफिट कमाने के कई तरीके होते हैं। पहली बात तो जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट को महंगा कर दीजिए, है ना, उसकी कॉस्ट बढ़ा दीजिए, उसको महंगा कर दिए तो महंगे भाव पे बिकेगा, तो आपकी कमाई भी ज्यादा मोटी होगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है उसकी इनपुट कॉस्ट कम कर दीजिए, उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसको कम कर दीजिए। जब उसको बनाने में खर्चा कम आएगा तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। एक तरीका ये होता है। तो कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है? अब ये सोचने वाली बात है। कॉस्ट को कम करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो आप घटिया रॉ मटेरियल यूज कीजिए, सस्ता वाला रॉ मटेरियल खरीदिए, उसको यूज कीजिए, एक वो तरीका हो गया, लेकिन ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि घटिया क्वालिटी की चीजें ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वहां पे मशीनों को इंट्रोड्यूस कीजिए। जब मशीनें आएंगी वो बिना थके हारे काम करेंगी, 24 घंटे काम करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो टोटल इनपुट कॉस्ट कम होगा, क्योंकि लेबर
कंपेयर जो लेबर होती है उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है ना, उस मेंटेनेंस को ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन मशीन जो है उसको कम दाम पे कर सकती है। एक तरीका ये होता है। तो हम यहाँ पे दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाता है और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, कम से कम हो। अब आप देखिए अमेरिका की अगर आप बात करो या फिर यूके की बात करो, ठीक है, अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं। अमेरिका के अंदर मान लो आपको कोई जूते की फैक्ट्री लगानी है और वहां पे आपको 1000 जूते प्रोड्यूस करने हैं फॉर एग्जांपल। अब उस फैक्ट्री के अंदर आपको जो है 50 लोगों को काम देना पड़ेगा, ठीक है, 50 लोगों को काम देना पड़ेगा। अब 50 लोगों को आप सैलरी दोगे, अब इनको तो आप डॉलर्स में सैलरी दोगे, ठीक है, तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। बट फॉर एग्जांपल अगर वही कंपनी अपनी फैक्ट्री को चाइना के अंदर अगर एस्टेब्लिश करती है, चाइना के अंदर भी 50 वर्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन चाइना के अंदर जो वर्कर होंगे वो इस सैलरी का 1/10 सैलरी पे काम करेंगे, 1/10 सैलरी पे काम करेंगे। तो डेफिनेटली जब वो 1/10 सैलरी पे काम करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। तो जब वो सस्ता प्रोडक्ट हो जाएगा, क्वालिटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम यूज हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। अब जब वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? जो उसका प्रोड्यूसर है, जो मालिक है, कैपिटलिस्ट जो है, उसको बेनिफिट होता है। इसीलिए बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो चाइना के अंदर अपने प्लांट्स लगाती हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, असेंबली करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो लेबर कॉस्ट है, जो वेजेस हैं, वो काफी कम है एज कंपेयर टू यूरोपियन मार्केट और द अमेरिकन मार्केट। ठीक है, वो सारी चीज यहां पे बताई गई है। अब बात करते हैं, देखिए आपके सिलेबस के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट, ये देखिए आपके सिलेबस के अंदर एग्जैक्ट ये सिलेबस में लिखा हुआ है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी एक्टिविटीज। अगर आपने अपना सिलेबस कभी देखा हो ध्यान से, पेपर 1 का आप ध्यान से देखना, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम लोग करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कहीं पे कौन सी इंडस्ट्री सेटल्ड है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करो, जैसे जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है, वहां पे ज्यादातर आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्यों सेटल्ड है? वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो दिल्ली में क्यों नहीं है? आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? ऐसा क्या कारण है कि कोई खास इंडस्ट्री किसी खास जगह पे ही होती है? ऐसा क्या कारण है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल बेस्ड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो मुंबई के आसपास ही क्यों सेटल्ड है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो लुधियाना में क्यों नहीं है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो चेन्नई में क्यों नहीं है? ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो चेन्नई में क्यों है? वो करनाल में क्यों नहीं है? वो लुधियाना में क्यों नहीं है? तो ये कुछ खास इंडस्ट्री किसी खास जगह पे एस्टेब्लिश होती हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो इस अभी हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर्स। सबसे बड़ा और प्राइमरी जो कारण होता है कहीं पे किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने का, वो होता है एक्सेस टू मार्केट। तो अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो इसी ऑर्डर में आप लिखोगे जिस ऑर्डर में आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, प्रायोरिटी बेसिस पे लिखोगे। तो सबसे पहले जो आपने प्रायोरिटी देनी है वो देनी है एक्सेस टू मार्केट। सीधी सी बात है भैया, आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो वहां पे प्रोड्यूस करोगे। अगर जो चीज आपने प्रोड्यूस की, अगर वो मार्केट में बिकी ही नहीं, अगर उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो क्या करोगे प्रोड्यूस करके? वो तो वेस्ट हो गया ना, इतना खर्चा भी आपका हो गया। तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है मार्केट। कोई उसको खरीदने वाला है तभी तो प्रोड्यूस करोगे, है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मान लो आप किसी बहुत ही, जैसे मान लो चाड की, अब अफ्रीका की कंट्री है चाड, बहुत ही पुअर कंट्री है, अगर वहां पे आईफोन को अगर आप प्रोड्यूस करोगे, अब वहां पे कोई आईफोन प्रोड्यूस खरीदने वाला ही नहीं है, उनकी इनकम ही नहीं है, परचेसिंग पावर ही नहीं है, तो कोई फायदा थोड़ी है वहां पे लगाने का, राइट? यही तरीका होता है। तो सबसे पहली बात होती है एक्सेस टू मार्केट, और मार्केट का मतलब होता है पीपल, लोग, क्योंकि लोग जब डिमांड करेंगे, उनके पास परचेजिंग पावर होगा, तभी वहां पे चीज प्रोड्यूस की जाएगी। जैसे मान लो कोई रिमोट एरिया हो जाता है, पहाड़ों में कोई रिमोट एरिया हो जहां पे जो है थोड़े बहुत लोग रहते हैं, 10, 20, 50 लोग रहते हैं, तो वहां पे तो प्रोडक्शन करने का फायदा नहीं।
और सबसे बड़ी बात एक और होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्या लोगों की खरीदने की एबिलिटी है कि नहीं। जैसे अब यूरोप की बात करो, नॉर्थ अमेरिका की बात करो, जापान ऑस्ट्रेलिया की बात करो, यहां पे ज्यादातर इंडस्ट्री क्यों सेटअप है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास परचेजिंग पावर है, लोगों की खरीदने की औकात है। इसीलिए मान लो आप आईफोन का एग्जांपल ले सकते हो, जो थोड़े से महंगे होते हैं कंपैरेटिवली, इनकी ज्यादातर जो मार्केट है वो इन्हीं कंट्रीज में है। इंडिया में और अफ्रीकन कंट्री में आईफोन की मार्केट थोड़ी ही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। उसके अलावा जैसे आप साउथ एशिया की बात करो, साउथ ईस्ट एशिया की बात करो, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से भी डिमांड ज्यादा हो सकती है किसी खास प्रोडक्ट की। तो ये कुछ चीजें डिटरमाइन करती हैं कि वहां पे आपकी इंडस्ट्री होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लुधियाना का एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, इंडिया में जो वुलन इंडस्ट्री है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है लुधियाना वाले रीजन में। ठीक है, वुलन इंडस्ट्री आपको चेन्नई में नहीं मिलेगी, आपको कोची में नहीं मिलेगी, लुधियाना में मिलेगी। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है मार्केट, इसका रीजन है डिमांड। क्योंकि ये जो नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन है, यहां पे पड़ती हैं सर्दियां आएंगी तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो आप यहां से उत्तराखंड में सामान बेच सकते हो, हिमाचल में बेच सकते हो, जम्मू कश्मीर में बेच सकते हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे ठंडी होती है। आप कोचीन के अंदर और कन्याकुमारी के अंदर जो है वुलन फैक्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे इतनी ठंडी होती ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मार्केट एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, तो सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। आप एक चीज को देखिए, मान लो मैं बात करता हूं दिल्ली की। दिल्ली में आपको कॉटन फैक्ट्री लगानी है, कॉटन टेक्सटाइल आपको फैक्ट्री लगानी है कपड़ा बनाने की। कपड़ा बनाने के लिए आपको कॉटन चाहिए। ठीक है, अब अगर दिल्ली के आसपास कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है तब तो यहां पे फैक्ट्री लगाने का फायदा है, क्योंकि तब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। लेकिन सपोज कीजिए आपको कॉटन तमिलनाडु से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, मंगवाना पड़ रहा है वहां से, तो कितना खर्चा तो ट्रांसपोर्टेशन भी ही हो जाएगा, तो यहां का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू सेट अप अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिल्ली इफ कॉटन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन नियर बाई एरियाज। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। तो रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रोल प्ले करता है। तो दो चीजें यहां पे ध्यान रखना है, एक तो जो रॉ मटेरियल है वो चीप होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे हमारे पास वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे शुगर है, ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है ना। एक ट्रॉली जो आपकी गन्ने की होती है उसमें से जो है कुछ किलोग्राम आपको शुगर मिलता है, तो वेट लूज हुआ ना। आयरन ओर जो होता है, आयरन ओर, मान लो 1 टन आयरन ओर में से आपको सिर्फ 1 kg आयरन मिलता है, तो दिस इज वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तो वेट लूजिंग जो इंडस्ट्री होती है वो हमेशा सोर्स के पास होती है। अब आप इमेजिन कीजिए, आपने 100 टन आयरन ओर को आपने जो है जमशेदपुर से दिल्ली में इंपोर्ट करके लेके आए। अब दिल्ली में आप 100 टन आयरन ओर लेके आए, यहां पे फैक्ट्री के अंदर आपने लगाया और आपको मिला सिर्फ 5 kg आयरन, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा इतना ज्यादा आ जाएगा कि दैट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन। इसीलिए जो वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, वो ज्यादातर वहीं पे सेटअप होती हैं जहां पे उनका सोर्स होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन इतना सस्ता हो, चीप हो, फिर तो फायदा है। अगर आप ट्रेन से लेके आओगे, गाड़ियों से लेके आओगे, बैलगाड़ी से लेके आओगे, तो दैट इज नॉट चीप, इसलिए नहीं होता। ध्यान रखना है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री हमेशा सोर्स के पास में ही होती हैं। एक और फैक्टर काम करता है, पेरिशेबिलिटी, मतलब चीजें कितनी जल्दी खराब होती हैं। जैसे सब्जियों का भी यहां पे एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, सब्जियां तो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अब मान लो दिल्ली के अंदर आपको सब्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग आपको करना है, उसके लिए आप कन्याकुमारी से सब्जी नहीं मंगवा सकते हो। कन्याकुमारी से सब्जी आने में यहाँ पे हफ्तों लग जाएगा, और हफ्तों में वो सब्जी खराब हो जाएगी ना यार। तो पेरिशेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जो चीजें पेरिशेबल होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट हमारे पास जो होते हैं, मिल्क वगैरह, वो पनीर वगैरह बनाते हो, वो चीजें भी ज्यादातर सोर्स के पास में ही लगाई जाती हैं, जहां पे सोर्स होता है।
तो मान लो हरियाणा से आपने मिल्क को कलेक्ट किया, तो आप चेन्नई मिल्क को लेकर नहीं जा सकते हो, वो जाते जाते खराब हो जाएगा, या फिर आपको कोल्ड स्टोरेज में लेके जाना पड़ेगा। और अगर कोल्ड स्टोरेज में लेके जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, और कॉस्टली बिजनेस थोड़ी चलता है ना। बिजनेस में तो कॉस्ट कम करनी होती है, ज्यादा थोड़ी करनी होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि रॉ मटेरियल वाले फैक्टर में आप डेफिनेटली लिख सकते हो। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर होता है वो होता है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब भैया लेबर भी जरूरी है, काम कौन करेगा? काम करने के लिए तो आपको लेबर चाहिए ना। या फिर अगर आपके पास लेबर नहीं है तो आप मशीनों का यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कैपिटल बहुत ज्यादा लगती है, इनिशियल कॉस्ट बहुत आती है, मशीनें तो करोड़ों रुपए में आती हैं, है ना। या फिर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, तो जहां पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल होती है वहां पे पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप होती है। मान लो आप जो है बेंगलोर की बात करते हो, तो बेंगलोर के आसपास आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां पे बहुत बढ़िया कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक जो है इंजीनियरिंग वगैरह करवाई जाती है। बहुत सारी आईटीआईज भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो वो जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज हैं, जो आईटीआईज वगैरह हैं, वहां से स्किल्ड लेबर निकलती है और उनको तुरंत जो है बेंगलोर के आसपास जो हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि वही इंडस्ट्री वहां पे है, उनको काम मिल जाता है क्योंकि स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगली जो चीज हमारे पास होती है, द फैक्टर नंबर 4 इज एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब पावर के बिना तो कुछ नहीं है। मैंने जूते की फैक्ट्री यहाँ पे लगाया, मैं मशीन लेके आया, करोड़ों रुपए मैंने खर्चा किया, बिजली का मैंने इंतजाम किया और बिजली ही नहीं है पावर ही नहीं है, तो क्या वो मशीन चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो हमारी बड़े वाली जैसे हैवी जो इंडस्ट्री होती है, आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और पावर हमें कहाँ से मिलती है? कोल से मिलती है। पेट्रोल डीजल से मिल सकती है लेकिन उसको हम बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर कोल बेस्ड। तो डेफिनेटली आप इंडस्ट्री कहां पे लगाओगे? जहां पे कोल अवेलेबल होगा, है, क्योंकि जहां पे कोल अवेलेबल होगा वहां पे आप पावर जनरेट कर सकते हो, पावर से आपको इंडस्ट्री को पावर मिलेगा और आपका जो है प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मॉडर्न समय में ये देखिए, ये फैक्टर हमने चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, पहले नंबर पे नहीं लिखा हुआ है, चौथे नंबर पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस फैक्टर की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। क्योंकि मॉडर्न समय में हमारे पास सिर्फ कोल ही नहीं और भी तरीके होते हैं पावर को लेने के। हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, न्यूक्लियर से भी ले सकते हो, सोलर से ले सकते हो। इसीलिए पॉइंट जो है चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। अगर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ना तो आप इसको पहले नंबर पे लिखते। अगर आप 50 साल पहले ये एग्जाम दे रहे होते यूपीएससी वाला, तो आप इस फैक्टर को शायद पहले नंबर पे लिखते, लेकिन आज नहीं, आज ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटी, तो ये आ गया आपका पांचवा फैक्टर, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अब आपने सपोज करिए कहीं पे कोई फैक्ट्री लगाई और आपने चीजें प्रोड्यूस भी कर दी, लेकिन यार उसको फैक्ट्री से लेके मार्केट में तो लेके जाना पड़ेगा ना, और वो मार्केट में अपने आप थोड़ी उड़ के चला जाएगा, कोई शक्तिमान थोड़ी है। उसके लिए तो आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा ना। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिस्ट्रीब्यूटर तक लेके जाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर तक जाने के लिए, होलसेलर से रिटेलर तक जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो रॉ मटेरियल आप फैक्ट्री में लेके आते हो उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आलू को जो आप चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में लेके आए थे तो ट्रांसपोर्टेशन से आया था ना, और वो चिप्स बनने के बाद जब मार्केट में जाएगा तभी आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो चाहे रॉ मटेरियल हो, सभी के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वर्ल्ड ओवर एग्जांपल्स देखो, जैसे वेस्टर्न यूरोप का एग्जांपल देखो या ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल देखो, जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ डायग्राम में, शायद था मेरे पास। ये देखिए ये लेक्स हैं, है ना, 5 ग्रेट लेक्स जिसको आप कह सकते हो, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। ये दुनिया का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स हैं, बड़ी बड़ी लेक्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स भी हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा डेवलप्ड है यहां पे, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है।
तो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस होने के बाद वो रिवर्स वगैरह से ना, रिवर ट्रांसपोर्ट से जो है वाटरवेज वगैरह से उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, उसको आप पोर्ट्स तक लेके जा सकते हो और पोर्ट से बाद में उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप यूरोप की बात भी करो तो यूरोप में भी बहुत सारे रिवर्स हैं, और अगर आप यूरोप के इंडस्ट्रियल रीजन्स को देखो तो वो किसी ना किसी रिवर्स और लेक्स के आसपास ही बने हुए हैं, जहां से इजीली आप सामान को मैन्युफैक्चर करके किसी पोर्ट तक लेके जा सकते हो, पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो वो भी आप वहां पे पोर्ट पे कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे होता है, राइट। चलिए, अगला जो हमारे पास फैक्टर होता है वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कहीं पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, जो टैक्सेशन होता है उसके ऊपर बहुत चीजें काम करती हैं। अगर टैक्स बहुत ज्यादा होगा तो भैया वहां पे लोग इंडस्ट्री लगाने क्यों आएंगे? टैक्स सस्ता होगा, जमीन सस्ती मिलेगी, है ना, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, लॉ एंड ऑर्डर, बैंकिंग सुविधाएं अगर वहां पे होंगी तभी तो लोग वहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे, अदरवाइज थोड़ी लगाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल देखो ईस्टर्न यूरोप, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देखो या बिहार का एग्जाम्पल देखो, ऐसा कहा जाता है कि वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री इसलिए डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर वाली प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो पीपल जो इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारी जगह पे आप एग्जांपल दे सकते हो। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, दिस इज आवर सिक्स्थ फैक्टर। सो एक्चुअली वी हैव 6 फैक्टर्स। एक और फैक्टर भी है, अगर आपको लिखना है तब इसको भी लिख सकते हो, एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्री। अब एक चीज को देखिए आप, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो आइसोलेटेड नहीं है आज के जमाने में, सारी की सारी इंडस्ट्री आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करो, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री, ये दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं कि नहीं है? तो जहां पे अलग अलग इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती हैं तो वहां पे अलग अलग इंडस्ट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से सबकी ग्रोथ होती है। जैसे मान लो कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मान लो आप गुड़गांव की बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो काफी डेवलप है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी डेवलप्ड है, क्योंकि ये लोग खाना तो खाएंगे ना, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री डेवलप होगी, बहुत सारे कैफे वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो लोग वहां पे काम करते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से जब कनेक्ट होती हैं तो एक साथ ग्रो करती हैं, जिसे कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। एक इंडस्ट्री हमारे पास अलग से होती है जिसे कहता है फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज इंडस्ट्री, ये कौन सी इंडस्ट्री होती है? ये वो इंडस्ट्री होती हैं जो कि, एक तो ये इंडस्ट्री ऐसी होती है जो कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है, और इनका जो रॉ मटेरियल होता है ना वो भी वेट लूजिंग नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है दिल्ली के आसपास क्यों है? एक तो मार्केट अवेलेबल है, वो तो सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी बढ़िया है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कहा जाता है फुटलूज इंडस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए आपको आयरन ओर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, ठीक है। आप छोटी सी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को शुरू कर सकते हो, मोबाइल वगैरह आपको बनाना है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपको एज सच रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई खास स्पेसिफिक रॉ मटेरियल आपको चाहिए, जैसे आपको सेमीकंडक्टर चाहिए, अगर आपको मोबाइल की फैक्ट्री लगानी है तो आपको सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो तो कहीं से भी ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा, उसके लिए आपको वहीं पे माइनिंग करने की जरूरत थोड़ी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये थोड़ी चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो फुटलीज इंडस्ट्री होती है वो स्मॉल लेबर फोर्स के ऊपर भी काम कर सकती हैं, और ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाती हैं, बहुत हाई ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, और ये पोल्यूशन फ्री होती हैं, पोल्यूशन भी जनरेट नहीं होता है, ठीक है। इवन आज के समय में तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक फुटलूज इंडस्ट्री है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कैसे? जैसे आपको कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको धागा चाहिए ना, आपको यार्न चाहिए, धागा। अब दिल्ली में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई है क्योंकि इनको
कॉटन एज अ रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, इनको धागा चाहिए, और धागे का तो कहीं से भी इंपोर्ट किया जा सकता है। और अगर इनको धागा मिल गया तो इनको पोल्यूशन करने की जरूरत थोड़ी है ना। तो टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री जो आज के समय में है उसे आप लोग फुटलूज इंडस्ट्री भी कह सकते हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कह सकते हो ना। दिस इज कॉल्ड योर फुटलूज इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो किसी एक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक कंपोनेंट कहीं से आता है, कहीं से आता है, कहीं से आता है, कहीं से आता है, आप उसको एक जगह पे लाके असेंबल कर देते हो। दिस इज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फुटलूज इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कई तरीके की हो सकती है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइज के बेसिस पे, इनपुट के बेसिस पे, आउटपुट और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे और ओनरशिप के बेसिस पे कई तरह की हमारे पास इंडस्ट्री होती है। ये हम लोग पिछली एनसीईआरटीज में भी कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज 3 तरह की इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और फिर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इनपुट और रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारे पास होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे शुगर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल एंड ऑल दैट, कॉफी, टी, चाय, कॉफी है ना, वो सारी चीजें, रबड़ वगैरह, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो एग्रीकल्चर से हम लोग उसको इनपुट लेते हैं। दूसरी जो हमारे पास आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। और मिनरल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल जैसे आपके पास फेरस जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, नॉन फेरस वाले में आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स, ज्वेलरी वगैरह आ गया। नॉन मेटेलिक मिनरल में आपका आ गया सीमेंट और पोटरी वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये मेटल तो नहीं होते। फिर क्या आती है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि केमिकल प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करती है, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सॉल्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। फिर आपके पास आती है वुड बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पे आप टिम्बर, लैक, है ना, पेपर, टर्पमाइन की बात करते हो। हमारे पास एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे लेदर इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, है ना। ये टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, एक तो बेसिक इंडस्ट्री होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि काफी हैवी इंडस्ट्रीज को बोला जाता है। एक होती है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, जैसे बिस्किट, टेक्सटाइल, रेफ्रिजरेटर, कपड़े लत्ते, वो सब चीजें होती हैं। फिर आपका आता है ओनरशिप के बेसिस पे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर हमारे पास इंडस्ट्री आ गया, और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आ गया। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंडस्ट्री दोस्तों होती है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री। जैसे मैंने जूते बनाने वाला अलग एग्जांपल दिया था, जो घर पे ही जो लोग जूते बनाते हैं, घड़े वगैरह बनाते हैं, दरी वगैरह बनाते हैं ना, कारपेट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है। हाउस होल्ड इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि बहुत ही स्मॉल लेवल पे होती हैं, और इनको रॉ मटेरियल बहुत दूर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लोकल रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और सिंपल टूल का यूज करते हैं, जो हाथ से बनाए हुए होते हैं ना, वही हथौड़ा, है ना, हल्का फुल्का कुछ काटने वाटने की चीजें। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करता हूं। तो जैसे पोट्री, जो घड़े वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए, है ना, वो सारी चीजें हो गई। तो सिंपल टूल्स का यूज करते हैं। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्री, देखिए कॉटेज का मतलब क्या होता है, छोटा सा एक घर होता है ना, छोटा सा एक आप कमरा वगैरह बना लेते हो, कॉटेज जिसको बोलते हैं, तो वहां पे बेस्ड होता है। और हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद की कंजप्शन के लिए होती हैं, या फिर आपके आसपास जो गांव में जो कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे गांव में घड़े बनाए जाते हैं, और वो घड़ों को चेन्नई थोड़ी भेजते हैं, एक्सपोर्ट थोड़ी करते हैं, आसपास के जो गांव होते हैं वो उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर हाउस होल्ड और द कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मेरे गांव के पास एक गांव है, वो काफी फेमस है, वहां पे दरियां बनाई जाती हैं, जो वहां की महिलाएं हैं वो दरी बनाती हैं, ठीक है। तो आसपास के जो कुछ गांव के लोग हैं वहां से जाके दरी खरीद लेते हैं। तो दीज आर हाउस होल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। इनमें यहाँ पे जो इनपुट जो कैपिटल होती है वो बहुत कम होती है, सिंपल टूल्स का यूज करते हैं, कंजप्शन जो है वो ज्यादातर लोकल ही की जाती है, और कई बार इसको बार्टर सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा नहीं है ना। आप एक्सपोर्ट करके तो लाखों करोड़ रुपए थोड़ी कमाते हो। जैसे ये आदमी यहाँ पे जो है घड़ा बना रहा है ना, इट्स एग्जांपल ऑफ कॉटन। तो जैसे ये कुछ टोकरी वगैरह बना रहा है, तो इट्स एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड्स में जो है वो सुनार होता है, वो है ना, ज्वेलरी वगैरह बनाता है, वो सारी सारी चीजें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है वो हाउस होल्ड से थोड़ी सी
बड़ी होती है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं होती है। जैसे कई कारें बनाई जाती हैं फैक्ट्री वगैरह के अंदर, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक होती है वो हल्की सी एडवांस होती हैं, और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की जो वर्कशॉप होती है वो घर के अंदर नहीं होती है, जैसे कॉटेज वाले में होती है, घर से थोड़ा बाहर होती है। जैसे गाँव के बाहर आपने कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा दी, जैसे मेरे यहाँ पे गाँव के पास में एक फैक्ट्री है जहाँ पे मोटर बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं बनाई जाती है ना, महीने का जो है 200-300 मोटर वो प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, राइट। तो इसमें जो लेबर होती है सेमी स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल चीजें होती हैं। रॉ मटेरियल जो है वो ज्यादातर लोकल ही कंज्यूम किया जा सकता है। और यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री होती है ना, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाखों करोड़ों लोगों को इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, हमारी तो इकोनॉमी ही स्मॉल स्केल सेक्टर के ऊपर टिकी हुई है। हमारे यहाँ से जो ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही मिलती है। अरे सभी लोग गूगल के अंदर, मतलब टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी फैक्ट्री के अंदर काम थोड़ी करते हैं। ज्यादातर लोग इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, जैसे बर्तन वर्तन बनाने की इंडस्ट्री होती है, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह आपने बना दिया, कुछ और चीजें आपने बना दी है ना, छोटी मोटी चीजें। फिर एक आपका आती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पे रॉ मटेरियल होता है वो अलग अलग जगह से इंपोर्ट किया जाता है। इसकी मार्केट भी बहुत बड़ी होती है ना। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, बिजली की रिक्वायरमेंट होती है ना। और वर्कर्स भी इसके अंदर कुछ सेमी जो स्पेशलाइज्ड स्किल्ड लेबर फोर्स यहाँ पे होती है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, रोबोट्स का यूज किया जाता है, मशीनों का यूज किया जाता है, असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन किया जाता है। असेंबली लाइन का मतलब आपको जैसे दिखा देता हूं मैं, असेंबली लाइन जैसे ही आप इसको भी कह सकते हो, ये भी असेंबली लाइन है एक तरह से, ठीक है। ये भी एक तरह से असेंबली लाइन है। चाइना में आपने पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे, जैसे आप इसको देख सकते हो, है ना। ये औरतें हैं बैठी हुई है, देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री है ना। तो ये क्या कर रही है, असेंबल कर रही हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे बहुत बार मशीनों का यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले से नहीं है, हार्डली 200 साल पहले इसका कॉन्सेप्ट आया, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये यूके में, यूरोप में, दूसरी जगह पे फैल गया। उससे पहले तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री होती थी ना, वो हाउस होल्ड बेस्ड होती थी या फिर स्मॉल सेक्टर थोड़ी बहुत होती थी। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ और नई नई प्रोसेस हम लोगों ने जानी, स्टीम इंजन का यूज हुआ, है ना, हैंडलूम, पावर हैंडलूम का जब हम लोगों ने आविष्कार किया, उसके बाद जो है ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हुआ, ठीक है। On the basis of system of the large scale in manufacturing, the world's major industrial regions may be grouped into two broad categories. तो जो दुनिया के बड़े बड़े मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आपका ट्रेडिशनल लार्ज स्केल, जैसा कि चेन्नई के अंदर मान लो कोई गाड़ी बनाने की कोई फैक्ट्री है, लार्ज स्केल फैक्ट्री है, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल आप देख सकते हो ना, ये कारें वगैरह बनाई जा रही हैं। एक होती है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, जिसमें हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसे होती है, उस तरह की चीजें होती हैं, हाई टेक इंडस्ट्री होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है उन चीजों का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल जो कि खेतों से निकलती हैं, ठीक है। जैसे शुगर, पिकल वगैरह आपने बना दिया, जार वगैरह आपने बना दिया, है ना, अचार वगैरह आपने बना दिया, वो सारी चीजें होती हैं। जूस, सिल्क, कॉटन वगैरह, वो सब चीजें यूज होती हैं। बेवरेज आपने टी, कॉफी वगैरह सब बना दिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे आप फूड जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एज अ मटेरियल यूज करते हो, उसको प्रोसेस करके आप कुछ बनाते हो, ठीक है। कैनिंग करते हो, छोटे छोटे डिब्बों में उसको बंद कर देते हो। आइसक्रीम वगैरह बनाई जाती हैं, फ्रूट्स को प्रोसेस किया जाता है ना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे वो की जाती हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। जब शॉपिंग मॉल वगैरह के अंदर जाते हो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि फूड प्रोसेसिंग का पार्ट होती हैं, छोटे छोटे डिब्बों में बंद होती है। जैसे बिस्किट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, राइट। चलिए आगे कहता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे आप जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक हमारे पास होता है, राइट, वो हो गया। जहाँ पे फेरस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है नॉन फेरस, कॉपर इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, वो सब चीज़ें हो गई। नॉन मेटेलिक में हमारे पास सीमेंट और पोट्री वगैरह हो गया, जो कि ऊपर हम लोगों ने डायग्राम में देखा भी था, तो दोबारा रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सोल्ट, सल्फर, पोटाश, सिंथेटिक फाइबर वगैरह का यूज करते हैं, है ना। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हमारे पास होती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पे वुड, बैम्बू, है ना, वो सारी चीज़ें, टिम्बर वगैरह यूज हम लोग करते हैं, लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री वगैरह, वो सब चीज़ें होगी। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पे हम लेदर
वूल, आइवरी, है ना, वो सब यूज करते हैं। हाथी दांत मतलब, आइवरी मतलब हाथी दांत। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द आउटपुट, आउटपुट के बेसिस पे दो इंडस्ट्री होती है। क्या होती है? हैवी बेस्ड इंडस्ट्री। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, मान लो मान लो ये है, अब देखिए इसको ध्यान से देखो, यहां पे ये एक मशीन यूज हो रही है ना, ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये एक मशीन है, ये मशीन है। अब ये मशीन जो है ना वो आयरन और स्टील की बनी हुई है, ये जो आप देख रहे हो मशीन। तो इस मशीन को बनाने में क्या यूज हुआ? आयरन और स्टील यूज हुआ। लेकिन आयरन और स्टील को भी तो कहीं बनाया जाता है ना, तो मशीन को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, उस रॉ मटेरियल को भी कहीं और प्रोड्यूस किया जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस मशीन को बनाने में जो आयरन और स्टील का यूज हुआ वो दूसरी फैक्ट्री के अंदर बन के आया है। तो एक जगह से आयरन प्रोड्यूस हुआ, स्टील प्रोड्यूस हुआ, उसको कहीं दूसरी फैक्ट्री में लेके गए, उस फैक्ट्री में हम लोगों ने इस मशीन को बनाया, उस मशीन को फिर बाद में हम लोगों ने यहां पे खरीद के इसको लगाया है। तो जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़ी मशीनों को बनाने के लिए जो लोहे का यूज किया जाता है, स्टील का यूज किया जाता है, उसको कहीं और प्रोड्यूस किया जाता है। इसे कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। अगर बेसिक इंडस्ट्री ना हो, आयरन और स्टील अगर हमारे पास ना हो, तो हम लोग मशीनों को नहीं बना पाएंगे। मशीनों को नहीं बना पाएंगे तो दूसरी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं हैवी इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री। द रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन्स एंड टूल्स इज द आयरन एंड स्टील, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया। द इंडस्ट्री, देखिए ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, ऐसी इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है टू मेक अदर गुड्स, दूसरी चीजें प्रोड्यूस करने में, बाय यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल, आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। मतलब आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री है, इसके आउटपुट को हम लोग यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अदर मशीनरी, दैट इज कॉल्ड योर हैवी इंडस्ट्री। इसे बेसिक इंडस्ट्री भी आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। फिर एक हमारे पास आती है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, जहां पे हम लोग डायरेक्टली जो चीजें कंज्यूम करते हैं, जैसे बिस्किट, टी, सोप्स, है ना, बाथरूम वगैरह का सामान, वो सारी चीजें होगी जिसे हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। इसे कहा जाता है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, एक हमारे पास पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है, मतलब जो सरकारी कंपनियां होती हैं, बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है। एक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं, जो टाटा, बिरला, अंबानी, सब प्राइवेट सेक्टर हो गया। एक हमारे पास जॉइंट सेक्टर होती है, जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं बेसिकली, तो थोड़ा पार्टनरशिप इसमें सरकार का होता है, थोड़ा पार्टनरशिप जो है प्राइवेट सेक्टर का होता है। ये इंडस्ट्री होती है। फिर एक हमारे पास आती है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल मतलब काफी लंबे समय से ये चल रही हैं, जो शुरुआत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इस शुरुआत इन्हीं इंडस्ट्री से शुरू हुई थी, इन्हीं इंडस्ट्री से शुरू हुई थी, मतलब हैवी इंडस्ट्री से शुरुआत हुई थी। और जो हैवी इंडस्ट्री होती है ना, ज्यादातर कहां पे मिलती हैं? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था, आज के समय में पावर, एनर्जी इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनली जब ये इंडस्ट्री शुरुआत हुई थी इनकी, वो कहां पे एस्टेब्लिश थी? जहां पे इनको पावर मिलती थी। और पावर कहां मिलती थी? जहां पे कोल होता था। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो वहां पे मिलती हैं जहां पे कोल मिलता है, कोल मिलता है। ठीक है, जैसे आपको मेटल इंडस्ट्री हो गई, है ना, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होगी, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि सभी के सभी में हाई लेवल ऑफ पावर चाहिए। और पावर तो कोल से आएगी ना। ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तो नए वाले हैं ना, कन्वेंशनल थोड़ी हैं, ये तो रिन्यूएबल वाले हैं, मॉडर्न वाले हैं। इसे कहा जाता है स्मोक स्टैक इंडस्ट्री। स्मोक स्टैक का मतलब यहां से धुआं निकलता है, धुआं तो डेफिनेटली जब कोल बर्न होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, तो धुआं तो निकलेगा ही, राइट। वो सारी चीजें हैं। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के जो है कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको आप पहचान सकते हो कि ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा लोग वहां पे, हजारों लाखों लोग काम करते हैं। हाई डेंसिटी हाउसिंग होती है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली वो घर भी बनाएंगे। और यहाँ पे जो घर होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, एकदम कंजस्टेड होते हैं, हाई डेंसिटी घर होते हैं। ठीक है, और क्योंकि जब हाई इंडस्ट्री होता है तो पोल्यूशन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होंगी तो पोल्यूशन तो होगा ही। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी यहाँ पे होती है ना, एमिग्रेशन की प्रॉब्लम होती है। सीधी सी बात है, देखिए एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन बहुत बार जब इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो बहुत सारे लोग ना अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब मान लो जमशेदपुर के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, राइट। अब हजारों लोग वहां पे काम करते हैं, लेकिन मान के चलो मॉडर्न, अब वो लोग वहां पे ना 100-150 साल से रह रहे हैं,
उनके माँ बाप भी वहीं पे रहते थे, दादा दादी भी वहीं रहते थे, अभी वो भी वहीं पे रहते हैं। लेकिन मान के चलो कि मॉडर्न समय में आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो जमशेदपुर से निकल के विशाखापट्टनम में चली गई, तो वो लोग तो वहां पे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या भी इन जगह पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ खास लोकेशन जो है आप देख सकते हो, वह दुनिया भर में इस तरह की ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री होती हैं, मतलब 150-200 साल पहले इंडस्ट्री वहां पे शुरू हुई थी, आज भी वहीं पे एस्टेब्लिश्ड है। यूरोप के अंदर आप एग्जांपल देख सकते हो, रूर एक वैली है, जर्मनी के अंदर रूर वैली है, आपको दिखा सकता हूँ इसकी लोकेशन में, अगर हुआ तो डाला तो था मैंने यार कहीं, खैर। तो जर्मनी के अंदर एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं रूर वैली, ठीक है। राइन रिवर यहाँ पे पड़ती है और रूर वैली में खूब सारा आयरन पाया जाता है, आयरन और वहाँ पे खूब सारा कोल भी मिलता है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी रूर रीजन को लेकर लड़ाई हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी रूर रीजन को लेकर लड़ाई हुई, क्योंकि उस समय जो इंडस्ट्री डिपेंड करती थी ना, वो पावर के ऊपर डिपेंड करती थी और रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती थी। तो चाहे आपका आयरन होर हो, चाहे आपका कोल हो, इसी वजह से जो जर्मनी का आज भी जो रूर रीजन है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है। हालांकि मॉडर्न समय में उसका करेक्टर चेंज हो गया है। आज के समय में भी जर्मनी के अंदर 80% जो टोटल स्टील प्रोडक्शन होता है वो रूर रीजन के अंदर होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ना वहां पे कोल बेसिकली खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। उसके बावजूद भी आज भी वहां पे इंडस्ट्री बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो कोल को अभी वो लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पहली बात तो ये, तो पहले तो वहां पे ज्यादातर आयरन स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन मॉडर्न समय में वहां पे दूसरी इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश हो गई है। जैसे वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट वगैरह लग गए, यूनिवर्सिटी, तो एजुकेशन सेक्टर वहां पे काफी डेवलप हो गया है, जिसे न्यू रूर कहा जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री का कैरेक्टर चेंज हो गया, लेकिन लोकेशन वही है, ठीक है। इसे इसे जो है इसे इंडस्ट्रियल इनर्शिया भी कहा जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे इंडस्ट्री को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है ना। तो वो एक थोड़ा रीजन है। तो रूर वैली के अंदर पहले जहां आयरन और स्टील इंडस्ट्री डोमिनेट करती थी, आज वहां पे दूसरी इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री होती है वो बेसिक इंडस्ट्री होती है, हैवी इंडस्ट्री होती है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, बिजली के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। और एनर्जी आपको क्या चाहिए, आपको एनर्जी मिलती है कोल से। ऊपर से आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, वो वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है। इसीलिए आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री वहीं पे मिलती है जहां पे आपको रॉ मटेरियल मिलता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है ना वो वेट लूजिंग होता है। आप यहाँ पे जो है, जैसे एक इन्होंने प्रोसेस का नाम दिया है, आप स्टील कैसे बनाते हो आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर, तो पहले आपको आयरन ओर मिलता है, ठीक है। आयरन ओर को आप जो क्या करते हो, फर्नेस के अंदर लेके जाते हो, ठीक है। उस फर्नेस में आप क्या डालते हो, उस फर्नेस में आप जो है थोड़ा बहुत लाइमस्टोन डालते हो, लाइमस्टोन और कोक डालते हो। तो या उसको जलाते हो, उसको गर्म करते हो, तो वहां से जो निकलता है वो निकलता है पिग आयरन, ठीक है। उसके बाद पिग आयरन के अंदर आप जो है मैंगनीज थोड़ा बहुत ऐड करते हो और उससे बन जाता है आपका स्टील। ये प्रोसेस होती है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ पावर चाहिए। पावर आपको मिलती है कोल से, इसीलिए इंडस्ट्री कहां पे है, जहां पे कोल है, ठीक है। तो ये आपको कहां मिलेगी, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो। इंडिया में आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में, जैसे ये देखिए, ये वाला रीजन, यहां पे सारी चीजें हैं, कोल भी यहां पे है, आयरन और भी आपको यहां पे मिलता है, और ये पोर्ट्स के आसपास भी है। विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँ पे है, पैरादीप यहाँ पे है, कलकत्ता पोर्ट यहाँ पे है ना। तो यहाँ से जो भी आप सामान बनाते हो इन पोर्ट्स के थ्रू आप जो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। कई सारे रिवर्स यहाँ पे, दामोदर रिवर है, महानदी रिवर है, तो यहाँ से आप इजिली ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो। कोल यहाँ पे है तो पावर की कोई कमी नहीं है ना। रेलवे नेटवर्क यहाँ पे बहुत बढ़िया एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसी वजह से इंडिया की जो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है वो ज्यादातर इस एरिया में एस्टेब्लिश की गई है, बिकॉज ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स, ठीक है। चीप लेबर आपको वहां पे मिल जाता है बहुत, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे अच्छी खासी है, तो लेबर भी आपको मिल जाता है, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न समय में आपको जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है दूसरी जगह पे। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? देखिए, पिछले 40-50 सालों में आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो कोस्टल एरिया में भी चली गई है। जैसे
आप विशाखापट्टनम का एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि आज के समय में हम लोग जो कोल का यूज करते हैं वो इजीली हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कोल को इंपोर्ट करते हैं विशाखापट्टनम में, ठीक है। और जब कोल आपको मिल गया तो मतलब आपको पावर मिल गया, पावर मिल गया तो आप वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हो। और एक बार आपने अगर यहाँ पे किसी पोर्ट एरिया में डेवलप कर दिया तो आप इजीली यहाँ से मटेरियल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इजी है ना। दूसरी चीज, दिल्ली के आसपास भी आजकल आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, लेकिन ये नॉर्मल आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं है जो ट्रेडिशनली होती थी, ये थोड़ी अलग तरह की होती है। इसमें हम लोग आयरन ओर का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम लोग स्क्रैप मेटल्स का यूज करते हैं, स्क्रैप स्टील या स्क्रैप मेटल्स का यूज करते हैं, जो कि मतलब टूटा फूटा सामान होता है उसका यूज करते हैं। तो उसको हम लोग फर्नेस के अंदर डालते हैं, गर्म करते हैं और उससे स्टील बना लेते हैं, ठीक है। इसमें आयरन ओर से उसमें अंदर कोक डाल के, लाइमस्टोन डाल के, पिग आयरन को निकाल के, मैंगनीज को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बनी बनाई स्टील होती है। इसी को गर्म करते हैं और नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इसे बोलते हैं एक नया मेथड है। तो इसीलिए आजकल जो है दूसरे इंटीरियर एरियाज में भी जो है, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, वो उतने बड़े प्लांट तो दिल्ली के आसपास जो आपको प्लांट देखने को मिलेंगे वो इतने बड़े नहीं होते जितने कि छोटा नागपुर प्लेटो में होते हैं, क्योंकि ये टेक्निक बिल्कुल अलग होती है। तो इस तरह के एग्जांपल आप डेफिनेटली दे सकते हो। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ, अब अगर पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो वर्ल्ड में कई जगह ऐसी हैं जहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। जैसे यूएसए के अंदर जो है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पिट्सबर्ग वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है पिट्सबर्ग वाला, क्योंकि यहाँ पे है अपल्चियन माउंटेन्स, और अपल्चियन माउंटेन्स के अंदर आपको खूब सारा कोल भी मिलता है, आपको आयरन ओर वगैरह भी मिलता है। तो यहाँ पे है डेवलप्ड हो गई है इस तरह की हैवी इंडस्ट्री। तो हर जगह पे इन्होंने इस तरह के एग्जांपल दिए हुए हैं। रशिया का इन्होंने एग्जांपल दिया है, चाइना का एग्जांपल दिया है, चाहे से तो ये हम लोगों ने कर ही लिया, दुर्गापुर, रावरकेला, भिलई, ये तो इंडिया का एग्जाम्पल हो गया। चाइना में जो है वो शंघाई, तीन और वुहान में आप जो है यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री देख सकते हो। यूक्रेन में वो जो है डेंचेग नाम की जगह है, वहाँ पे देख सकते हो। रशिया के अंदर जो है सेंट पीटर्सबर्ग, लिप्टेस्क और टूला। तो ये कुछ एग्जांपल जो है आप डेफिनेटली उसको याद कर सकते हो। यूके के अंदर भी कई सारी जगह है, जैसे डीन्सबर्ग हो गया, डोटम हो गया, दुसेल्ड्रोम हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की आपको देखने को मिलेंगे हैवी इंडस्ट्री। लेकिन ओवरऑल ये हैवी इंडस्ट्री वहीं पे होती है जहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स सुटेबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है, रॉ मटेरियल होता है, पावर होता है, स्किल्ड लेबर होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो सब चीजें यहाँ पे काम करती हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैवी के बाद हम लोग कॉटन टेक्सटाइल पे जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे जो है तीन तरह की होती है बेसिकली। पहला होता है हैंडलूम, दूसरा होता है पावरलूम और तीसरा होता है मिल सेक्टर, ठीक है। तीन कैटेगरी होती हैं। हैंडलूम के अंदर वो कॉटन टेक्सटाइल, देखिए कॉटन टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाना, जिसमें हम कॉटन से धागा बनाते हो, धागा से कपड़ा बनाते हो, ठीक है, उसे हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो एक तो होती है हैंडलूम। देखिए हैंडलूम का नाम में क्या लिखा, हैंड, तो यहाँ पे हम लोग हैंड्स का यूज करते हैं। देखिए जैसे आप पिक्चर में आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए जो लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रही है, हैंडलूम, हाथ से काम हो रहा है ना, हाथ से काम हो रहा है। तो छोटे लेवल पे हम इसका यूज करते हैं। मॉडर्न मशीनरी का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ओवरऑल जो प्रोडक्शन होती है वो भी काफी कम होती है एज कंपेयर टू बिग वंस। फिर होता है हमारे पास पावरलूम। पावरलूम सेक्टर के अंदर जो है हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे कि साइड वाला देख सकते हैं, ये पावरलूम है, ठीक है, ये पावरलूम है, ये बिजली से चलता है, हाथों से नहीं चलता है, बिजली से चलता है, मशीनों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मशीनें यूज होती हैं। और ये जो पे वॉल्यूम होता है, जो प्रोडक्शन होती है, वो भी काफी बड़े लेवल पे होती है, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल। तीसरा आता है हमारे पास मिल, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं जहां पे जो है कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज्यादा मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, और जो क्वालिटी होती है वो भी एकदम एक्सेलेंट क्वालिटी होती है, सस्ते दाम पे। तो मतलब वही है जैसे हम लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल किया था, उसी तरह का होता है। जो हैंडलूम होता है वो बिल्कुल कॉटेज लेवल पे होता है, जो आपका जो पावरलूम होता है वो थोड़ा सा स्मॉल स्केल का होता है, और जो मिल पे होता है वो एकदम बड़े लार्ज स्केल की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, जैसे चाइना के अंदर बहुत सारी जगह है, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट और इंडिया। दुनिया का 50% कॉटन यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब कॉटन प्रोड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री भी वहीं पर डेवलप होगी। इंडिया में खूब सारा कॉटन प्रोड्यूस हम लोग करते हैं, लेकिन इंडिया से बहुत सारा जो यार्न है, धागा, हम लोग जापान के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो है जापान में बनता है। अब अगर आप यूके का एग्जांपल दो, यूके के अंदर एज सच कॉटन प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन यूके की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है। मैनचेस्टर वगैरह जो एरिया है वहां पे, लिवरपूल, मैनचेस्टर, क्योंकि वो लोग धागे को इंपोर्ट करते हैं और धागे से टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक बनाते हैं।
ये सारी सारी चीज़ें। तो आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप का एग्जांपल आप देख सकते हो। जापान के अंदर जो है वो जो इंपोर्टेड यार्न वो लोग करते हैं, लेकिन मॉडर्न समय में जो है सिंथेटिक फाइबर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके लिए कंपटीशन बढ़ गया है ना मार्केट में, तो सिंथेटिक फाइबर का आजकल यूज़ करते हैं। जर्मनी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी डेवलप हुआ करती थी कुछ समय पहले, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 70s के बाद जो है वो शिफ्ट हो गई। आजकल जो है डेवलपिंग कंट्री जैसे बांग्लादेश, इंडिया है ना, चाइना है ना, तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वो होती है जिसे हम लोग स्टेम भी बोलते हैं, स्टेम। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो रिसर्च और डेवलपमेंट बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट। जहाँ पे जैसे जो है सेमीकंडक्टर बनाना है, मोबाइल्स वगैरह बनाने हैं, या सॉफ्टवेयर वगैरह जो जनरेट किया जाता है, उसे हम लोग हाई टेक्नोलॉजी, या फार्मास्यूटिकल हो गया हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग रिसर्च का यूज़ करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स वो यूज होती हैं। तो हाईली स्किल्ड जो है स्पेशलाइज लेबर यहाँ पे होती है, हाईली स्किल्ड, एकदम हाई लेवल की एजुकेशन की आपको रिक्वायरमेंट होती है। आपको एमबीए चाहिए, आपको पीएचडी चाहिए, आपको मास्टर्स चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर, वो उस तरह के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो जो छोटी लेबर होती है, जो नॉन स्किल्ड जो लेवल की लेबर होती है, वो यहाँ पे काफ़ी कम होती है। ज़्यादातर हायर लेवल की लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वो जो बनाए जाते हैं, है ना, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हो गया आपका, रिफाइनरी प्रोसेस हो गया, है ना, कुछ नए अगर केमिकल आपको डिस्कवर करने हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो ना, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जो आपकी हाई टेक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, छोटे स्पेस में भी चल जाता है और काफ़ी नीटली स्पेस्ड होता है ना। लो मॉडर्न एंड डिस्पर्स्ड ऑफिशियल ऑफिस प्लांट्स होते हैं, लैब लैब वगैरह वहाँ पे बनाई जाती हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। तो नए नए जो स्टार्टअप्स वगैरह किए जाते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं हाई टेक इंडस्ट्री के अंदर। सिलिकॉन वैली जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरा डेवलप है, होटल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, है ना, फार्मास्यूटिकल, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। इंडिया की अगर आप बात करो, जैसे बेंगलोर वाला रीजन आप बोल सकते हो हाई टेक इंडस्ट्री है। आप जो है गुड़गांव वाला एग्जांपल दे सकते हो, जहाँ पे हाई टेक इंडस्ट्री है ना, तो वो चीज़ें भी आप हाई टेक इंडस्ट्री में डाल सकते हो, जो कि काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है। तो यही था हमारा पूरा सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। और आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों आज के इस सेकेंडरी सेक्टर वाले चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। पढ़ना इसको खुद से, क्योंकि मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।